नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने कार्यक्रम में रिमझिम फुहारों के साथ, सावन की बूंदों के साथ। आपका अपना कृषि दर्शन कार्यक्रम आपके लिए फिर से हाजिर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों कि सावन लग गया है, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। हमारे जो किसान भाई हैं वो अपना काम तो कर ही रहे हैं खेतों में, साथ ही हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है वर्षा ऋतु का अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए। तो वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह की जाए, इसकी जानकारी पूरी आपको मिले, यही हमारा उद्देश्य है। और आज का जो अंक है वो इसी विषय पर सजा हुआ है कि वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल अच्छी तरह से हो। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट को यहाँ पर इस स्टूडियो पे बुलाया है और हमारे साथ हैं डॉक्टर DR पचौरी, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम जावरा से हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई जी सर, हम देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु लग गई है, सावन की रिमझिम फुहारें भी शुरू हो गई हैं। हमारे किसान जो है वो खेतों में चले गए, लेकिन जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए भी एक चुनौती है कि वो अपने पशुओं का देखभाल करें। आवास व्यवस्था किस प्रकार की हमारे किसान भाई करें, इसके बारे में बताएं। जैसा कि मैम आपने कहा, वर्षा ऋतु में पशुओं की देखरेख कैसे की जाए। इंसान भी, किसान भी, पशु भी, पक्षी भी, सभी जीव जंतु गर्मी से बचने के लिए वर्षा का इंतजार करते हैं। और जब नन्ही नन्ही फुहारें आती हैं तो मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। इसी में पशु भी आते हैं। तो इनको पशु भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पशु बैठा हुआ है और रात को आराम कर रहा है और एक एक बूंद यदि उसके ऊपर छत से गिरेगी तो वो अपने को अनकंफर्ट महसूस करता है। बिल्कुल। इसके लिए पशुओं के जो रखरखाव है, उनके आवासीय व्यवस्था हैं, वो हमको वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही सही कर लेनी चाहिए। जैसे आवास व्यवस्था है, जो पक्का फर्श बनाते हैं उनमें 3 से लेके 5 इंची तक का ढलान रहना चाहिए। 2.5 फीट का हमारा जो उनकी खैर होती है, नाद होती है, वो हमें रखनी चाहिए। उनके चारा खिलाने के लिए चौड़ाई और 2.5 फीट ऊंचाई रखनी चाहिए। इस तरह से दूसरे जब हमारा ढलान रहेगा, पक्का फर्श होगा, तो पानी जो भी गिरेगा वो नीचे चला जाएगा। 6 इंची की नाली होती है, उसमें भी 6 इंची का ढलान रहता है, ए से लेके जेड तक, जिधर हमारा पानी का निकास रहता है। और जिन किसान भाइयों के कच्चे झोंपड़ियाँ हैं या कच्चा मकान है, उनको त्रिपाल या पॉलीथीन बैग उसके ऊपर लगा देना चाहिए। पॉलीथीन बैग के ऊपर भी बांस की फंटी या पुराने जो जैसे हमारे अरहर की लकड़ियां हैं और भी पेड़ों की डालियां, वो बांध देनी चाहिए। क्योंकि बरसात में हवा का तेज आवागमन होता है तो जो पल्ली है वो उड़ जाएगी और फट जाएगी, तो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी पानी का। और उस पे भी पानी भरना नहीं चाहिए, उसको भी एक ढलान नुमा, झोंपड़ी नुमा बनाना चाहिए कि पानी गिरेगा और वो रह जाएगा। क्योंकि पानी यदि हमारे शेड के अंदर रुक जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, पूरा फर्श गीला हो जाएगा। और गीला फर्श हो जाएगा, उससे ही हम पशुओं को जो बीमारियों का सामना है वो करना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे किसान भाई और हमारे जो पशुपालक भाई हैं, इस बात का वो बेहद ध्यान रखें कि पशुशाला उनकी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी रहे, पानी जो है वो तुरंत निकल जाए। हमने बात की आवास व्यवस्था की, पोषण आहार भी बहुत ज़रूरी है। अगर खान पान अच्छा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए क्या है मैम कि जो पशु हमारा जो चारा है, जैसे हम इंसानों के लिए तो कभी भी मार्केट में जाके चारा खरीद लेते हैं, लेकिन पशुओं की जो हमें चारा है वो 6 महीने पर ही मिलता है। जैसे हमें मार्च के बाद भूसा मिलेगा या अभी हमें अक्टूबर में भूसा मिलता है, रबी और खरीफ के बाद 2 बार भूसा। तो हमारा जो रबी का भूसा है वो हमको ला के इकट्ठा करना चाहिए और उसको एक कोशिश करनी चाहिए कि वो भीगना नहीं चाहिए। यदि भीग जाएगा तो फंगस आएगी और फंगस के चारे को यदि पशु खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। दूसरे, हमें पशुओं को जंगल में जब हम भेजते हैं तो सुबह जब बारिश हो रही है उस समय नहीं भेजना है, क्योंकि जो घास है जब बूंदें पड़ती हैं तो जो कीड़े हैं वो ऊपर पत्तों पे बाहर निकल के आ जाते हैं, उसको पशु खा जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और हमें चारे को जो हमें खिला रहे हैं एक साथ चेंज नहीं करना है। जैसे ऐसे हमें गेहूं का भूसा खिला रहे हैं और कल हमको पूरा हराई चारा, ज्वारी या मक्काई या ऐसी कुछ खिला रहे हैं, ऐसे हमें नहीं खिलाना है। क्योंकि एक साथ खिलाएंगे, जब हरा चारा पूरा खाएगा तो उसको दस्त हो जाते हैं और डायरिया हो जाएगा। तो पशु जैसे ही डायरिया होगा, दूध उत्पादन कम हो जाएगा। तो हमें 60% का रेशियो हमको उसको हरे चारे का रखना है,
40% जो हमारा पुराना भूसा रखा हुआ है उसको मिला के खिलाना है। और चराने के लिए भी जब बारिश बंद हो जाए तब पशुओं को हमें जंगल में चराने के लिए भेजना है। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान दें कि जो हमारे पशुओं को हम चारा दे रहे हैं वो गीला ना हो, ताकि उनमें किसी भी तरीके की फफूंद ना हो, फंगस ना हो। और अगर वो जंगल में चरने जा रहे हैं तो बारिश का ध्यान रखें कि बरसती हुई बारिश में अपने पशुओं को ना भेजें। ये तो बात हुई दाने चारे की, लेकिन अगर कुछ और उसमें मिला के देना हो, किन किन चीज़ों को मतलब और मिला के दें? जैसे हमारे यहाँ जो कंसंट्रेट मिलाते हैं, दाना मिलाते हैं, उसमें अमूमन जो किसान क्या है कि तौल के नहीं बनाता है। अच्छा। तो एक हिस्सा रख ले, 33% रख दे अनाज, गेहूं, जौ, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का, ढैंचा, पटसन, लोबिया, जो भी अनाज है वो रख ले और उसको दलवा ले, टुकड़े करा ले 4-4। ठीक है। दूसरा है हमारा खली, वो प्रोटीन का सोर्स है, तो उसमें भी 33% उसको रख ले, 33 किलो रख ले उसको। जैसे सोयाबीन की है, मूंगफली की, तिल की, सरसों की, इस तरह से। लेकिन बकरी खाती हैं, अलसी की खली खाती हैं, मूंगफली की खाती हैं और तिल की खाती हैं। बाकी जो दुधारू पशु हैं, बड़े पशु हैं, वो सभी तरह की खली को खा लेते हैं। और एक पोर्शन उसको 33% रखना है हमारा, जैसे जो चापड़ है, दाल का छिलका है, गेहूं का छिलका है, इस तरह का रखना है। बाकी हमें 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो नमक और 1 किलो खड़िया, वो हमें मिला के, जो चौक होता है वो मिला के रख लेना है। और उसमें 3 किलो दूध पर बड़े पशु को, जो भैंस हमारा 2 किलो दूध देती है तो उसको 1 किलो दाना देना है। और जो हमारी गाय 3 किलो दूध दे रही है उसको 1 किलो दाना देना है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो भोजन व्यवस्था बताई है हमारे पशुओं के लिए, हमारे कुछ किसान भाइयों के पास, पशुपालकों के पास में दुधारू पशु जो हैं वो कुछ संकर किस्म के भी हैं और कुछ देसी किस्म के हैं, तो उन दोनों में अलग अलग रखना पड़ेगा? नहीं, अलग अलग नहीं रखना है, उनके दूध की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। 3 किलो दूध गाय का और 2.5 किलो दूध भैंस का। अच्छा। उस पर 1-1 किलो दाना दे देते हैं। जी बिल्कुल है। तो अगर हम बात करें, आपने दुधारू पशुओं की बात की है, तो हमारे जिन पशुपालकों के पास में उन्नत किस्म के प्रजातियां हैं, तो क्या वो विशेष रूप से और ध्यान रखें? उनका ध्यान यही रखना है कि जैसे मान लो उसके 7 माह का बच्चा है पेट में, तो उसको एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के लिए हमें 1 किलो दाना दे देना है। और ज़्यादा ही पशु जो कमज़ोर दिखाई दे रहा है, एक मेंटेनेंस के लिए 1 किलो दाना उसको अलग से दे देना है। और बाकी अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क स्थापित कर लेना है। बीच बीच में उनको दवाइयाँ, कीटनाशक ये दे देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों को और पशुपालकों को जो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके पशु बहुत स्वस्थ रहेंगे। हम बात करते हैं सर कि देखते हैं कि वर्षा ऋतु आगमन होता है, गर्मी से हम ठंडी की तरफ जाते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, मनुष्यों का भी जीवन परिवर्तित होता है। पशुओं में किस तरह के रोग इसमें आक्रमण करते हैं इस समय पे, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान एक तो जो पशुओं के जो रोग हैं, सबसे क्या है कि जो किलनी, जुआ, पिस्सू जे आ जाते हैं। अब उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। जो 2 तरह के होते हैं, अंतःजीवी और परजीवी। तो जो बाहर दिखाई देते हैं, चिचड़ी है और चापड़ है, किलनी है, जुआ है, ये है, इस तरह के होते हैं। एक अंतः परजीवी होते हैं, वो भी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको हमें दवा दे देनी है, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल जो भी आती है। और दूसरे इनको ब्यूटॉक्स वगैरह से हम लोग इनको नहला भी सकते हैं। साथ ही हमें ध्यान ये रखना है कि जो दीवालें हैं उन पर भी हमको साथ ही साथ स्प्रे भी कराना है, क्योंकि पशु कि जो जुआ किलनी है वो पशु को अंडा देने के लिए वो दीवालों के छेदों में बिल्कुल। हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान दें कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर हमें अपने पशुओं का तो ध्यान रखना है, उनके व्यक्तिगत शरीर का ध्यान रखना है, साथ ही पशुशाला की दीवारों को भी हमें स्प्रे करना ताकि वो कीटनाशक बन जाए। जी हाँ, जी हाँ। साथ ही इन पशुओं में क्या है कि जो ज़्यादा पशु दूध देते हैं उनके जो दूध निकालते हैं किसान भाई, तो पहले तो क्या दूध निकालने के बाद जमीन पर ही कुछ बूंदे निकाल देते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। साथ ही जब पशु बैठता है तो दूध निकालने के बाद हमें जो दाना चारा खिलाना है, दूध निकालने के बाद खिलाना है। पशु वो क्या दूध निकालने से पहले खिला देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जैसे हम दाना बाद में डालेंगे तो पशु के दिमाग में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, वो तुरंत दूध को लेट डाउन कर देगा कि मेरे को दाना मिलेगा। और पहले उसने दाना खा लिया तो उसकी इच्छा है वो दूध दे न दे, क्या जरूरत है। तो दूसरी चीज, जब जो पशु बैठ जाएगा तो उसका जो थन है, थन का छेद खुला रहता है, तो आधा घंटे तक खुला रहता है, तो उसमें क्या है बैक्टीरिया घुस जाता है, कीटाणु घुस जाते हैं, तो उससे वो थनैला रोग हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसलिए क्या पशु खड़ा रहे, उसको बैठने नहीं देना है हमको।
तो अब हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि दूध दोहने के बाद पशु आपका खड़ा रहे और वो बैठ ना पाए, ताकि उसके थन का जो छेद है वो बंद हो जाए और पशु अच्छे से स्वस्थ रह सके। हम बात करना चाहेंगे, रोगों की बात हो रही है, कुछ प्रमुख रोगों के बारे में रोगों में जैसे थनैला रोग सबसे ज्यादा, थनैला तो सबसे ज्यादा रहता ही है। थनैला में ये क्या है कि इसके लाल रंग का आर्डर हो जाता है, अयन हो जाता है, और पशु बार बार पाँव चलाता है, थन को छूने नहीं देता है और गांठें पड़ जाती है, मोटा हो जाता है। तो उसको क्या है कि हमें उसमें दवा को लगाना है। एसजी पायरन है, पेंडिस्ट्रीन एसएच है, ये दवाएं डॉक्टर की सलाह से उसके अंदर इंजेक्ट करनी है और ये 4 से 7 दिन तक लगानी है। लेकिन ये थनैला रोग ऐसा ही, यदि एक थन में हो गया तो वो तीसरे दिन दूसरे थन में हो जाएगा, चौथे दिन तीसरे थन में हो जाएगा और 5वें दिन मतलब पूरा आर्डर उसका खराब हो जाता है, बहुत जल्दी संक्रमित, बहुत ज़्यादा संक्रमित हो। तो लाल होगा, लाल के बाद गांठें हो जाएंगी, गांठे के बाद पूरा नीला हो जाता है और पूरा गल जाता है अंदर से। तो जो पशु की जो किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी से खराब हो जाती है। जब थन ही नहीं रहेगा तो दूध कहाँ से देगा, तो ये उसको करना है। और खास करके जो होता है, जो ज़्यादा पशु दूध देते हैं तो जो जनती है पशु, उससे पहले हम उसको 1 महीना पहले ड्राई करते हैं। अच्छा। उनके थनों में दूध रह जाता है और जब वो रहता है वो थोड़ा थोड़ा टपकने लगता है, उसमें से भी बैक्टीरिया चला जाता है। तो इसके लिए क्या है कि हमें उसमें एंटीबायोटिक डाल देना चाहिए ड्राई करने के बाद। तो उसके बाद 1 महीने बाद पशु जनेगा, पूरा दूध निकाल देना चाहिए। उसके बाद जो खीला आता है, खीस आती है, पशु बच्चे को पिलाते हैं और अपना दूध यूज कर लेते हैं। साथ ही ध्यान देना है कि जब थनैला रोग हो जाए, उसका जो दूध हम निकाल रहे हैं वो वहाँ पर नहीं डालना है, पशुशाला के पास दूर जाके उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देना है, गाड़ देना है। और उसको खाने में भी यूज नहीं लेना है, न पशुओं को खिलाना है न इंसान को खिलाना है, उससे क्या बीमारी और बढ़ती है। और ऐसे पशु को दूसरे पशुओं से अलग भी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात का ध्यान रखेंगे हमारे पशुपालक भाई कि जो हमारे अगर पशुओं को थनैला रोग हुआ है तो वो अन्य पशुओं से उन्हें दूर रखेंगे ताकि दूसरों को भी संक्रमित ना हो। खुरपका और मुंहपका रोग भी है, ये भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इसके लिए क्या है मैम के सबसे पहले किसान भाई ध्यान रखें, जो टीकाकरण होता है वो गर्मियों में ही लगता है। बरसात से पहले टीकाकरण कराना है, बरसात के बाद टीकाकरण नहीं कराना है। गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, इनका टीकाकरण होता है, वैक्सीन होता है। पशु चिकित्सक शायद 2 या 3 रुपए जो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है सरकार की, वो लेते हैं और निःशुल्क इसका टीकाकरण होता है। साथ ही पीपीआर का टीका भी छोटे पशु हैं, बकरियां हैं, उनको भी लगाना चाहिए। तो वैक्सीनेशन लगाना तो बहुत जरूरी है, टीकाकरण कराना पशुओं का बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसान भाइयों कि पहले चेचक आती थी, उनका टीकाकरण लगता था, फिर चेचक खत्म हो गई, फिर पोलियो आया। तो पोलियो भी क्या है कि 2 या 3 किलोमीटर तक उसका वायरस रहता है, तो अपने को भी लगवाओ, पड़ोसी के बच्चों को भी लगवाओ। इसी तरह से ही खुरपका, मुंहपका, ये एक ऐसी बीमारी, गलघोंटू, ये ऐसी बीमारी है कि यदि एक पशु संक्रमित हो गया तो पूरा गांव के पशु संक्रमित हो जाते हैं। तो इसका टीकाकरण ही सबसे बड़ा उपाय है। साथ ही यदि पशु इससे बीमार हो जाता है तो जो खुरपका है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट से उसके पाँव की धुलाई करें, साफ सफाई रखें, दूसरे पशुओं को उसके दाना चारा झूठा उसको नहीं दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। अब इस कार्यक्रम में अभी हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, कृषि दर्शन में फिर से स्वागत है। अंतराल के बाद आपका। हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह की जाए। डॉक्टर साहब, हम बात अभी हो रही थी खुरपका मुंहपका रोग की हो रही। अगर ऐसा लगता है हमारे पशुपालकों को कि हमारे पशु इस रोग से संक्रमित हो गए हैं, तो किन सावधानियों का ध्यान रखें? इसके लिए क्या है, सबसे पहले जो खुरपका और मुंहपका होता है, इसमें पशु 20% पशु ही मरता है, बाकी मरता नहीं है। लेकिन जो उत्पादन है उसका वो तुरंत ही कम होता चला जाता है। तो इसीलिए लाल दवा से उनके खुरों की सफाई करें। और जो मुंह में छाले पड़ गए उसको भी लाल दवाई से करें। ये मीठे तेल में हल्दी लगा के, ये देसी इलाज है, इससे भी करें। साथ ही लोहबान, गंधक, नीम का धुआं ये अपने पशुशाला में करें। पशुशाला की सफाई रखें और चूने का बुरकाव करें हर तीसरे दिन, चौथे दिन। बिल्कुल, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे किसान भाई तो उन्हें लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। हम बात करना चाहेंगे नवजात पशुओं के लिए भी। अगर हमारे अभी पशुपालकों के यहाँ उनके दुधारू पशुओं ने अभी नवजात दिए हैं, तो उनका किस तरह से वो ध्यान रखें? इसमें क्या है कि पशु यदि आपका पता चल जाता है कि वो जनने वाली है, तो उससे 15 दिन या 20 दिन पहले उसको जंगल में और पशुओं के साथ चरने के नहीं भेजना है। क्योंकि चरने के लिए जाएगा, मान लो ग्वाला ने डंडा मार दिया या जंप लगाई पशु ने, दूसरे पशु ने ठोकर डाल दी, तो उसको गर्भपात होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए उसको क्या है, वहीं पर लाके उसको दाना चारा खिलाना है। फिर जब वो जलने लगता है तो उसके जब दर्द होते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। कुत्ता वगैरह उसके पास नहीं आना चाहिए और उसको एकांत की जरूरत पड़ती है। बस आप उसको बाज करें। और प्रकृति ने पशुओं में एक ऐसी भगवान ने शक्ति दी है कि वो अपने आप ही जन जाती हैं। बहुत ही रेयर केस में कभी बच्चा उल्टा हो जाए, वो हो जाए, तब दिक्कत आती है। तो जब पशु जन जाए उसके बाद उसको कपड़े से साफ करें बच्चे को, और उसका जो नाल है 4 आंगुल नीचे पेट की तरफ से, उसको साफ कैंची से या ब्लेड से काट के टिंचर आयोडीन उस पर जरूर लगा देना है। क्योंकि वो लंबा लटकता रहता है, तो फिर जब दिक्कत होती है, जब सूख जाता है, पशु का पाँव पड़ जाए तो खिंच जाता है और नाल में उसकी नाभि में कीड़े पड़ जाते हैं, संक्रमण हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही उसकी साफ सफाई जरूर करें। और जो पीला खीस है माँ का, गाढ़ा दूध उसको जरूर पिलाएं। साथ ही उसका पूरा दूध निकाल लें। और यदि वो जड़ नहीं गिरा रही है, जिसको जेर बोलते हैं, प्लेसेंटा, वो नहीं गिरा रही है, तो उसको आम के 4-5 किलो पत्ते डाल दें, बांस के पत्ते डाल दें या गन्ने के पत्ते डाल दें। 2-3 घंटे तक इंतजार करें। यदि नहीं गिराती है, उसके बाद आधा किलो साबूदाना और आधा किलो गुड़ गर्म करके ठंडा करके उसको खिला दें। फिर 2 या 3 घंटे इंतजार करें। फिर भी नहीं गिराती है तो रेपलेंटा एक पाउडर आता है, वो आप उसको पिला दें। 2 बार में 100 ग्राम का पैकेट आता है, 50-50 ग्राम नाल से पिलाना है। किसान भाई क्या करता है, बाल्टी में डाल देता है, पानी डालता है। ऐसे नहीं, उसके पेट में जाना चाहिए, पाइप से या नायल से या बोतल से उसको पिला देना है। तो जो वो संडा गिर जाएगा। फिर भी नहीं गिरता है तो उसको खींचना नहीं है। बहुत से किसान भाई खींच देते हैं। तो उसमें क्या है, यदि वो टूट गए तो उसमें पॉइजन हो जाता है और पशु मरने के चांस। तो पशु चिकित्सक को बुला के उसके गर्भाशय की सफाई करा देनी बिल्कुल, चाहिए। इस बात का ध्यान रखें किसान भाई कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी युक्ति नहीं लगाना है, हमें पशु चिकित्सक की सहायता लेना है। हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं पशु विशेषज्ञ होने के नाते? तो पशुपालक भाई एक तो अच्छी नस्ल के पशु खरीदें। जब नस्ल के पशु खरीदने जाते हैं तो सबसे देखें कि जो पशु है उसकी खाल खींच के देखें, वो मुलायम होनी चाहिए। दूसरा, उसका आगे का हिस्सा पतला, पीछे का हिस्सा चौड़ा होना चाहिए। अडर साफ सुथरा दिखाई दे। अडर की जो नीले रंग की दुग्ध रक्तिकाएं हैं वो क्लियर दिखाई देनी चाहिए। और जब किसान खरीदता है तो उनके चारों थनों को खींच के देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक थना मेस्टाइटिस की वजह से खराब हो गया हो तो 3 थनों से ही दूध आएगा, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो चारों थनों को उसको देख लेना है। और उसके सींगों को, चेहरे को चमकीला होना चाहिए, आंखें चमकदार होना चाहिए। यही पशु की विशेषता हैं। इनको देख के पशु खरीद के और दुग्ध उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। अगर स्वरोजगार के नज़रिए से अगर हम देखें तो कितने अवसर इसमें दिखते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा अवसर हैं। बकरी पालन में भी बहुत ज़्यादा अवसर हैं। दुधारू पशुओं में भी डेयरी उत्पाद बनाएं। किसान दूध लेने के बाद उसका उत्पाद खोआ, मावा, प्रसंस्करण कर सकते हैं। और आपका पनीर बना के दे सकते हैं, दही बना के दे सकते हैं। इस तरह से यदि किसान भाई करेंगे तो रोजगार के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन पशु भाई एक विशेष ध्यान रखें, उसके बच्चे को नहीं मरने देना है। यदि वो हमारा प्रॉफिट वही है,
जितना पशु खाता है उतना दूध देता है, गोबर करता है, सब बराबर होता है। लेकिन जो उसका पशु बच्चा आता है वही हमारा 3 साल बाद 60,000 70,000 का हो जाता है। तो इसलिए पशु के बच्चे को मरने नहीं देना है, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। बिल्कुल, बेहद ही अच्छी जानकारी और बहुत विस्तृत चर्चा दुधारू पशुओं के लिए हमारे वर्षा ऋतु में किस तरह देखभाल करें, इसकी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी। और अब किसान भाइयों, हम इनसे लेते हैं अनुमति और कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूरिया सब्सिडी वर्ष 2025 तक जारी रहेगी। केला फसल क्षति राहत राशि में वृद्धि। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना स्वीकृत। उड़द फसल पर तकनीकी प्रशिक्षण और सोयाबीन किसानों को उपयोगी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने नई योजना PM प्रणाम को मंजूरी दी है। इसका मकसद राज्यों को गैर रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही केंद्र ने 3,68,000 करोड़ रुपए आवंटन के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी को वित्त वर्ष 23 से 3 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके अलावा उर्वरक क्षेत्र के लिए 2 और फैसलों को हरी झंडी दी गई है। इसमें ऑर्गेनिक खाद को प्रोत्साहन देने के लिए 1451 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिया जाना और देश में पहली बार सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड पेश करने का फैसला शामिल किया है। यूरिया गोल्ड मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने और यूरिया के इस्तेमाल को घटाने के मकसद से पेश किया गया है। जैविक खाद पर दी गई सब्सिडी से कुल लागत 3.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। PM प्रणाम शब्द प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ यानी कि धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम से लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहन देगा। उन्होंने बताया कि 242 रुपए में 45 किलो की खाद की बोरी मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने व इसके समाधान के साथ देश दुनिया की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में किसानों के साथ ही हमारे कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री तोमर ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में गुरु शिष्य परंपरा रहे, उसकी मर्यादा रहे, उसमें आस्था रहे तो वह संस्थान पूसा संस्थान जैसी तरक्की कर सकता है। श्री तोमर ने 504 बिस्तरों वाले छात्रावास के शुभारंभ पर संस्थान परिवार को बधाई देते हुए प्रसन्नता जताई कि शीघ्र ही यहां और भी सुविधाएं मिलने वाली हैं। श्री तोमर ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में शिक्षा के बहुत सारे आयामों के बीच कृषि शिक्षा को चुनना और पूसा संस्थान में प्रवेश लेना यहां के विद्यार्थियों के जीवन की दिशा को सुखद बना देगा। उन्होंने कहा कि आज देश के करोड़ करोड़ किसानों की जुबां पर पूसा संस्थान का नाम है और इसकी अपनी ख्याति है। हम सबका प्रयास है कि देश की आज़ादी के अमृतकाल में यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित हो, जिसकी शुरुआत इस आधुनिक छात्रावास के शुभारंभ के साथ हो गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में केले की फसल हानि पर वर्तमान में आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निर्धारित मापदंडों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। केले की फसल में 25 से 33% क्षति होने पर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि, 33 से 50% क्षति होने पर 54,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि एवं 50% से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा 3 लाख रुपए के स्थान पर 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ में निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किए जाने एवं परियोजना के लिए
प्रस्तावित केंद्र प्रवर्तित योजना के अनुसार राज्य शासन द्वारा कार्यवाही किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री परिषद द्वारा धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 478 करोड़ 88 लाख रुपए, सिंचाई क्षमता 15,031 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से कुक्षी तहसील के 43 ग्राम को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर BS किरार द्वारा प्रदर्शन उड़द की उत्पादन तकनीक पर KVK में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को उड़द की उन्नत किस्म प्रताप उड़द 1, इंदिरा उड़द प्रथम एवं मुकुंदरा की विशेषताओं के बारे में बताया गया कि ये किस्में पीला मोजेक प्रतिरोधक किस्में हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि उड़द का बीज 1 एकड़ में 8 किलोग्राम पर्याप्त होता है। बीज को फफूंदी जनित रोगों से बचाने के लिए बुवाई से पहले फफूंद नाशक दवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 मिलीलीटर या कार्बेक्सिम थीरम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने की सलाह दी गई। राइजोबियम एवं स्फुर घोलक जीवाणु PSB कल्चर 10-10 मिली प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर शीघ्र बुवाई कर देना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर द्वारा किसान भाइयों को वर्तमान परिस्थिति में सोयाबीन फसल के लिए कुछ उपयोगी सलाह दी गई है। किसान भाई अधिक वर्षा की स्थिति में खेत से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था करें। जो किसान भाई अभी तक बोनी नहीं कर पाए हैं, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली जातियां जैसे JS 2034 RVS 18 का उपयोग करें। किसान भाई 15 जुलाई तक कम उम्र की फसल जैसे उर्द, मूंग या तिल की बुवाई करें। बोनी के पूर्व सफेद सुंडी, ब्राइट ग्रब, तना मक्खी के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL 1.5 ml प्रति किलो बीज के मान से बीजोपचार करें। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में अभी आपने देखा खबरी खेती की, तो आपने आज के अंक में जाना कि किस तरह हमारे किसान भाई जो हैं, हमारे पशुपालक हैं, वो अपने दुधारू पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। सही दाने चारे की व्यवस्था हो, सही आवास व्यवस्था हो और पशु चिकित्सक से अगर हम उनको सतत निगरानी में रखेंगे तो हमारे जो दुधारू पशु हैं वो बहुत अच्छा दूध देंगे। किसान भाई आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वरोजगार के एक बेहतर अवसर की यहाँ पर संभावना भी बनती है। अगले अंक में फिर मिलेंगे। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।